गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स, जिसमें यूनिट 1 शुरू किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया गया, जिसमें आपको आवेश के बारे में बताया गया। आवेश क्या होता है, उसकी परिभाषा आपको बताई गई कि आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसमें वैद्युत और चुंबकीय बल का अनुभव होता है या ये प्रभाव उत्पन्न करता है। धन आवेश आपको बताया गया, दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और ये भी आपको बताया गया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की उत्पत्ति आपको बताया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, कक्षा 12 फिजिक्स यूनिट 1, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि बस पर आवेश स्थिर है, इसलिए इसको स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आवेश के बारे में आपको बताया गया। आवेश दो तरह का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। और आवेश की प्रकृति के बारे में आपको बताया गया कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो आवेशन की विधि में आपको हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां अगला टॉपिक है। तो कुछ चीजें हैं आपको जानना जरूरी है, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधि में किसी चालक को कई विधियों द्वारा क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं आवेशन की कई विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, इसमें हमने आपको बताया था कि जब किन्हीं दो उपयुक्त वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और वो वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। और दूसरी वस्तु जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो ये घर्षण द्वारा आवेशन है कि जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से वो वस्तु धन आवेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इस प्रकार वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती है घर्षण के द्वारा। ठीक है, और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन आपको क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, तो ये घर्षण किया जाता है, रगड़ा जाता है, घर्षण उत्पन्न किया जाता है, तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम पर पहुंच जाते हैं, तो कांच की छड़ धन आवेशित, और रेशम पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाते हैं। इस तरह कांच और रेशम क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन हुआ। और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है, तो इसमें आपको बताया गया हम क्या करते हैं, किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक के संपर्क को स्पर्श कराते हैं या उसके संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है, आवेश रहित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। चालन द्वारा आवेशन
इसमें हम क्या करते हैं, कोई आवेशित वस्तु है उसके समीप कोई आवेश रहित वस्तु, उससे क्या करते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो क्या होता है कि आवेश रहित वस्तु भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो आवेशन की ये विधि क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाते हैं। आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं, अर्थात चालन द्वारा आवेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई ऋण आवेशित वस्तु है, तो ऋण आवेशित वस्तु है तो इस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होता है। सपोज कर लीजिए कोई ऋण आवेशित वस्तु है, ऋण आवेशित वस्तु, तो ऋण आवेशित वस्तु है तो इसके समीप हम क्या करते हैं, इसके संपर्क में कोई आवेश रहित वस्तु लेके आते हैं। ये आवेश रहित वस्तु है अर्थात अनावेशित है, आवेश रहित वस्तु। तो इस ये क्या है, ऋण आवेशित वस्तु है, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन दाब अधिक है और इसको जो आवेश रहित वस्तु है इसको हम क्या करेंगे, इससे स्पर्श कराएंगे, तो ये क्या होगा कि ऋण आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं और किस पर पहुंच जाते हैं, आवेश रहित वस्तु पर पहुंच जाते हैं अर्थात अनावेशित वस्तु पर पहुंच जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे स्थानांतरित होकर इस पर पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन दाब समान नहीं हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दाब समान हो जाएगा तो ये चूंकि ये आवेश रहित वस्तु अर्थात अनावेशित वस्तु और इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंच जा रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अधिकता होने के कारण ये भी क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। सपोज कर लीजिए कोई ऋण आवेशित वस्तु है और इसके संपर्क में या इसको आवेश रहित वस्तु को स्पर्श करा रहे हैं, तो चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के आवेश रहित वस्तु पर पहुंच जाएंगे और यह स्थानांतरण तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन दाब समान नहीं हो जाते हैं। और चूंकि ये अनावेशित है, अनावेशित होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये भी क्या हो जाता है, आवेश, इस पर भी क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ कोई हम धन आवेशित वस्तु ले रहे हैं, इस पर धन आवेश है, ये धन आवेशित है और इसके संपर्क में या इसको क्या कर रहे हैं, आवेश रहित वस्तु या अनावेशित वस्तु को क्या कर रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं। तो स्पर्श कराएंगे, चूंकि ये धन आवेशित है तो इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन दाब क्या है, कम है। इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन दाब कम है, तो इलेक्ट्रॉन दाब कम होने के कारण जब अनावेशित वस्तु को या आवेश रहित वस्तु को इससे स्पर्श कराते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के इलेक्ट्रॉन दाब समान नहीं हो जाते। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर पहुंच रहे हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से ये भी क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि दोनों वस्तुएं क्या हो जा रही हैं, आवेशित हो जा रही हैं। तो आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या हुआ कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु को से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होने के कारण इससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर के क्या होते हैं, अगर कोई ऋण आवेशित वस्तु है इसके संपर्क में कोई आवेश रहित वस्तु लेके आ रहे हैं तो ऋण आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके आवेश रहित वस्तु पर पहुंच जाएंगे जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक इसी तरह कि कोई धन आवेशित वस्तु है, इसके स्पर्श में कोई आवेश रहित वस्तु हम लेके आते हैं तो आवेश रहित वस्तु जब इसके स्पर्श में लेके आएंगे, चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन दाब क्या है, कम है, कम होने के कारण इसमें से आवेश रहित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके धन आवेशित वस्तु पर पहुंच जाएंगे, अर्थात जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होने से ये भी क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। तो आवेशन की इस विधि को क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं। तो आवेशन की दो विधियां हुई, घर्षण द्वारा आवेशन हो सकता है, चालन द्वारा आवेशन हो सकता है और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको खो दे रहे हैं। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा
प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होगा? इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका परिभाषा आप देख लीजिए कि किसी आवेशित वस्तु के निकट कोई अनावेशित वस्तु जब लेके आते हैं तो क्या होता है कि आवेशित वस्तु के निकटवर्ती पृष्ठ पर, अनावेशित वस्तु के निकटवर्ती पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रेरण कहते हैं। कि किसी आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु रखने पर उसमें आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। कि कोई आवेशित वस्तु है, उसके निकट क्या किया जा रहा है, कोई अनावेशित वस्तु लाया जा रहा है, तो आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटवर्ती पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तो परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं कि परिभाषा क्या है, किसी आवेशित वस्तु के निकट, अभी समझा दे रहे हैं आपको, किसी आवेशित वस्तु के निकट, किसी आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु रखने पर, अनावेशित वस्तु रखने पर, किसी आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु रखने पर आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा, आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा, आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर, उसके निकटतम पृष्ठ पर, निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। परिभाषा ये हो गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या किया जा रहा है, किसी आवेशित वस्तु के निकट हम क्या कर रहे हैं, अनावेशित वस्तु रख रहे हैं, तो आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो वैद्युत रोधी स्टैंड है, इस पर दो गोले हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और ये दोनों क्या है, अनावेशित हैं। यदि वैद्युत रोधी स्टैंड पर हम क्या करते हैं, धातु के दो आवेश रहित गोले लेते हैं, अर्थात अनावेशित गोले लेते हैं। तो सपोज कर लिए गोला ए है और ये दूसरा गोला है, ये वैद्युत रोधी स्टैंड पर क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं, ए और बी, ये दोनों क्या है, आवेश रहित गोले हैं। अब हम क्या करते हैं कि गोले ए के निकट कोई धनावेशित क्षण लेके आते हैं। गोले ए के पास क्या किया जाता है, गोले ए के पास हम क्या करते हैं, ये गोला ए है, ये गोला बी है, चूंकि ये अनावेशित गोले थे, ए और बी दो गोले आवेश रहित गोले हैं जो वैद्युत रोधी स्टैंडों पर लगे हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि गोले ए के समीप कोई धनावेशित क्षण लेके आते हैं। ये जो क्षण है ये धनावेशित है, धनावेशित क्षण को गोले ए के निकट क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो गोले ए के जब निकट लाते हैं तो क्या होगा कि गोले के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षण की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होने के कारण इस पर गोले के इलेक्ट्रॉन जो है क्षण के द्वारा आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होते हैं
तो गोले के निकटवर्ती पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर ऋण आवेश। चूंकि ये धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके निकटवर्ती पृष्ठ पर क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, क्या किया गया कि गोले ए के निकट कोई धनावेशित क्षण लाया जा रहा है, तो गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, क्षण द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। क्षण द्वारा जब आकर्षित होंगे तो गोले के निकटवर्ती, गोले के पृष्ठ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और गोले बी के इस पृष्ठ पर यहाँ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि गोले ए और गोले ए पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है, गोले बी के पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, धन आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, अब इन गोलों को क्या किया जाता है, थोड़ा कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। इन गोलों को थोड़ा दूरी पर रख देते हैं, तो दूरी पर रखते हैं तो यहाँ पर इसके निकटवर्ती गोले के निकट धन आवेशित क्षण लाया जाता है, तो ये भी क्या होता है, ऋण आवेशित ही रहता है, और ये क्या हो जाता है, धन आवेशित ही रहता है। ठीक है, जब इन दोनों गोलों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर कर देते हैं तो गोले पर ऋण आवेश रहता है और गोले बी पर क्या होता है, धन आवेश रहता है। अगर हम ये धनावेशित क्षण इसको हटा लें और इन दोनों गोलों को दूर दूर कर दे तो गोले पर ऋण आवेश क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है, गोले पर धन आवेश क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे इन दोनों, एक क्षण हटा लिया जा रहा है, धनावेशित क्षण हटा ले रहे हैं और इन दोनों गोलों को थोड़ा क्या किया जा रहा है, दूर दूर कर दिया जा रहा है। गोला ए है, गोला बी है, तो गोले ए पर जो ऋण आवेश है एक समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। गोले बी पर धन आवेश क्या होता है, एक समान रूप से फैल जाता है। इस तरह गोला ए गोला बी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो ये प्रेरण द्वारा क्या हो गया, आवेशन हो गया। ठीक है, तो आवेशन की कितनी विधियां हुई, पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन किया जा सकता है, दूसरा चालन द्वारा आवेशन किया जा सकता है और तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन किया जा सकता है। अब आवेशों, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, कि वैद्युत आवेश के निम्नलिखित मूलभूत गुण होते हैं। तो पहला कि वैद्युत आवेश का जो गुण है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का होता है। वैद्युत आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। मुख्य गुण है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसके पहले भी आपको बताया गया कि सजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वैद्युत आवेश में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। ये गुण किस पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। आकर्षण क्या होगा कि विजातीय प्रकृति के आवेशों में या विपरीत प्रकृति के आवेशों में होता है, विपरीत प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण का बल कार्य करता है। विपरीत के प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। और समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात कह सकते हैं समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। अगर एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश भी प्लस है, पॉजिटिव, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश है। इसी तरह एक ऋण आवेश है, दूसरा भी ऋण आवेश है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। तो विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो पहला गुण हुआ। दूसरा है आवेश का संरक्षण।
दूसरा है आवेश का संरक्षण, इसको खोल दे रहे हैं, आवेश का संरक्षण। दूसरी प्रॉपर्टी है आवेश का संरक्षण। कहने मतलब आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। कि आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार, आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है, या किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। तो आवेश का संरक्षण नियम क्या है, आवेश ना तो उत्पन्न हो सकता है ना तो नष्ट हो सकता है, बल्कि क्या होता है, आवेशों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण हो सकता है। तो कहा जा सकता है किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होता है, नियत रहता है। इसको उदाहरण के द्वारा बताया जा सकता है। उदाहरण में जैसे घर्षण द्वारा आवेशन आपको बताया गया। तो आवेश का संरक्षण जैसे हम क्या करते हैं कि जब दो वस्तुएं ले रहे हैं, जैसे कांच है, एक कांच की छड़ है और ये रेशम है, सपोज कर लीजिए, हम क्या करते हैं कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और रेशम पर क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रेशम पर पहुंचते हैं, और रेशम की छड़ क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाते हैं। क्योंकि इससे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन रेशम पर क्या हो जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। अर्थात कांच पर जितना धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, रेशम पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, रेशम पर क्या होता है, उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कांच की छड़ पर उतना ही क्या हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में देख रहे हैं आवेश ना तो उत्पन्न हो रहा है ना तो नष्ट हो रहा है, बल्कि आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। आवेशों का केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरण होता है, अर्थात आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। अब दूसरा उदाहरण है युग्म उत्पादन का। दूसरा एग्जांपल है इसमें युग्म उत्पादन। ये भी, इसमें भी आवेश का संरक्षण होता है। युग्म उत्पादन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। ठीक है, तो युग्म उत्पादन क्या होता है, परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में। युग्म उत्पादन किसे कहते हैं या युग्म विनाश किसे कहते हैं। तो युग्म उत्पादन में क्या होता है, जब किसी गामा फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है या इससे अधिक होती है। जब किसी गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो उस गामा फोटॉन को नाभिक क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित कर लेने पर इसका क्या करते होता है, पूर्ण विनाश हो जाता है, और पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया को क्या कह रहे हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। जब किसी गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MeV या उससे अधिक हो जाती है, तो इसको नाभिक क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, तो वह पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। तो जैसे सपोज के लिए गामा फोटॉन है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन। तो इस गामा फोटॉन को जब नाभिक अवशोषित करता है, तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अर्थात पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो देख रहे हैं कि ये गामा फोटॉन पर कोई आवेश नहीं है, और यहां देखिए पॉजिट्रॉन पे एक धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे एक ऋण आवेश है। इन दोनों का कुल आवेश क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इधर भी आवेश क्या है, शून्य है। ठीक है,
तो इस क्रिया के प्रारंभ में गामा फोटान पर आवेश शून्य है और क्रिया के बाद भी कुल आवेश क्या है, शून्य है। इसका मतलब आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो युग्म उत्पादन की परिभाषा आप लिख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो परिभाषा लिखा दे रहे हैं, जब गामा फोटान की ऊर्जा, जब गामा फोटान की ऊर्जा, जब गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 या इससे अधिक होती है, इससे अधिक होती है, अधिक होती है, तो किसी परमाणु नाभिक द्वारा, अधिक होती है तो किसी नाभिक द्वारा, तो किसी नाभिक द्वारा, नाभिक द्वारा इसे अवशोषित कर लेने पर, अवशोषित कर लेने पर इसका पूर्ण विनाश हो जाता है, इसका पूर्ण विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, जिससे पॉजिट्रॉन, जिससे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं, इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं, या इस क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। परिभाषा आगे भी आपको बताया जाएगा कि ये गामा फोटान है, तो इस गामा फोटान की ऊर्जा जब 1.02 या इससे अधिक हो जाएगी तो किसी नाभिक द्वारा इसे क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। तो क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पॉजिट्रॉन की पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव। ये गामा फोटान है और ये पॉजिट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्रिया के पूर्व गामा फोटान पर आवेश शून्य है और क्रिया के फलस्वरूप ई पर धन आवेश से ई पर ऋण आवेश से दोनों का कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखिए आवेश के संरक्षण का एग्जाम्पल है युग्म उत्पादन। अब देखिए युग्म विनाश, खोल दे रहे इसको। अब देखिए युग्म विनाश, युग्म विनाश भी आवेश संरक्षण का एग्जाम्पल है। युग्म विनाश, युग्म विनाश क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, अत्यंत निकट आते हैं, तो एक दूसरे को का पूर्णता क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। एक दूसरे का पूर्णता क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। कि जब एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट आते हैं, तो एक दूसरे का पूर्णतया क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं, जिससे दो गामा फोटानों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। तो परिभाषा पहले लिख लीजिए कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के निकट आते हैं, तो वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और साथ ही साथ दो गामा फोटानों की उत्पत्ति होती है। दो गामा फोटानों
की उत्पत्ति होती तो एक पॉजिट्रॉन है और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे के जब अत्यंत निकट आते हैं तो क्या होती है, दो गामा फोटॉनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो क्रिया के पूर्व पॉजिट्रॉन पे धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इन दोनों का कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्रिया के फलस्वरूप गामा फोटॉन पर आवेश क्या है, शून्य। तो इसका आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, तो आवेश का मूलभूत गुण, पहला प्रॉपर्टी है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, और एक इस पर निर्भर करता है, आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा आवेश का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का एक बस से दूसरे बस पर क्या हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, रेशम पर उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश ना तो उत्पन्न हो रहा है ना तो नष्ट हो रहा है, बल्कि आवेश का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। एक बस पर जितना आवेश उत्पन्न हो रहा है, दूसरी बस पर उतना ही आवेश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है आवेश की संरक्षण का। अगला एग्जाम्पल युग्म उत्पादन और दूसरा एग्जाम्पल है युग्म विनाश। अब आवेश का जो तीसरी प्रॉपर्टी है आवेश की योज्यता, वैद्युत आवेशों की योज्यता। तीसरी प्रॉपर्टी वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता, योज्यता का मतलब होगा योग से। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, वैद्युत आवेशों की योज्यता। तो किसी निकाय का जो कुल वैद्युत आवेश है, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश क्या होगा, उसके कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कोई निकाय है, वो अनेक कण उसमें उपस्थित है, तो किसी पर धन आवेश हो सकता है, किसी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो सकता है। तो उस पर जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश क्या होगा, उस अवयविक कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई निकाय है, वो क्या है, यंग अवयविक कणों से बना हुआ है। ठीक है, तो किसी कण पर मान लीजिए प्लस Q1 आवेश है, किसी कण पर प्लस Q2 आवेश है, किसी पर माइनस Q3 आवेश है, किसी पर माइनस Q4 आवेश है, एंड सो ऑन Qn ऐसे हो सकता है। सपोज कर लिया प्लस Q1 आवेश है, Qn आवेश है। तो उस निकाय की जो कुल आवेश होगी, कुल आवेश को हम क्या मान ले रहे हैं, Q का मान क्या होगा, चूंकि ये जो निकाय है यंग अवयविक कणों से बना हुआ है और इन पे जो भिन्न भिन्न आवेश है उनकी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब क्या हुआ, इसको हम चिन्ह सहित रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस Q1 प्लस Q2, इस पर ऋण आवेश है तो माइनस Q3, इस पर भी ऋण आवेश है तो माइनस Q4 प्लस एंड सो ऑन प्लस Qn, चिन्ह सहित रखा जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हुआ, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयविक कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयविक कणों पर, उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय
बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया कोई आवेश है वो क्या है, n अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है। कितने कणों से मिलकर बना हुआ है मालूम नहीं है, मान लिया गया कितने कण उसमें n अवयवी कण है और उन पर आवेश क्रमशः +q1 n अवयवी कण है और उस पर आवेश क्रमशः +q1 +q2 +q3 -q4 -q5 एंड सो ऑन +qn। ये इस तरह कण पर आवेश है, तो निकाय का जो कुल आवेश होगा, निकाय का कुल आवेश q बराबर क्या होगा, इसके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो चिन्ह से सहित रखेंगे तो +q1 +q2 +q3 -q4 -q5 एंड सो ऑन +qn। ये क्लियर हुआ। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है और अगली प्रॉपर्टी है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, तो वैद्युत आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी वस्तु पर कोई वस्तु चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, उसके आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चाहे वस्तु स्थिर हो चाहे गतिमान हो, स्थिर अगर कोई वस्तु स्थिर है उस पर जितना आवेश है अगर उसी को गतिमान कर दिया जाएगा तब भी उतना ही क्या होगा, आवेश होगा, अर्थात दोनों ही स्थितियों में आवेश क्या होगा, समान होगा। तो चौथी प्रॉपर्टी है आवेश का, वैद्युत आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी वैद्युत इसको लिखा मेरे ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वस्तु चाहे स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिमान अवस्था में हो, तो पहले जितना आवेश था, आवेश की मात्रा थी, गतिमान होने पर भी आवेश की उतनी ही मात्रा रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश का जो मान है उसके वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके वेग का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। अगला है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अगली प्रॉपर्टी है आवेश, इंपॉर्टेंट है ये, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। परमाणुकता, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं प्रकृति में आवेश का एक मात्रक है, उस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जानते ही हैं। तो यहां पर आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण, तो पहले हम जानेंगे मूल आवेश क्या है, कि वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी एक आवेशित कण या वस्तु पर हो सकता है, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु या कण पर हो सकता है, आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल आवेश कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं हो सकता, ई से छोटा आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि किसी आवेशित वस्तु पर, ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आवेश क्या होगा, मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। जैसे किसी वस्तु पर आवेश ई हो सकता है, 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है। इसका मतलब ई का क्या हो सकता है, पूर्ण गुणज हो सकता है। आवेश ई का क्या हो सकता है, पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। तो प्रकृति के अनुसार यहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हैं, +-e, +-2e, +-3e, +-4e, इस रूप में हो सकता है। और एक चीज और आपको ध्यान देना है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 3/2e, किसी वस्तु पर आवेश 3/2e हो जाए या 1/2e हो जाए या 2.5e हो जाए, इस तरह किसी वस्तु पर आवेश संभव नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश की एक न्यूनतम मात्रा होती है जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इस
आवेश को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और किसी वस्तु पर आवेश जो होता है ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, तो आवेश का यह गुण क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहलाता है। तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, और आवेश ई को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और ई का मान आपको मालूम ही है, ई की वैल्यू क्या होती है, ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अर्थात किसी वस्तु पर इससे कम आवेश संभव नहीं। किसी वस्तु पर आवेश होगा तो इसी का क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा आपको लिखा दे रहे हैं छोटे में। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को, आवेश के इस गुण को, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, आवेश ई को, मतलब वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी वस्तु पर हो सकता है उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और इससे कम आवेश संभव नहीं है। ठीक है, और किसी वस्तु पर जो आवेश होगा ई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, और यहां से परिभाषा आप लिख सकते हैं, आवेश ई को, आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं कि वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु पर हो सकता है। ठीक है, और उस आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। तो शॉर्ट में आवेश ई को क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और ई की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, कितना आवेश होता है। ठीक है, और किसी वस्तु पर हमने अभी आपको बताया कि किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है वो, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मान लीजिए Q है, ये किस पर निर्भर करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा, Q बराबर ±NE, जहां E क्या है, मूल आवेश है, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहां N बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता हुआ। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। अब आज इसको इस वीडियो में इतना क्लियर करके, तो उसके बाद कल से कूलॉम का नियम आपको बताएंगे, पदार्थों का वर्गीकरण। अब इस पर आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको रिपीट करा दे रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसमें बहुत ज्यादा बताना नहीं है, आप जानते हैं, पढ़ के भी आए हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बता दिया गया, चालक इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं क्या होता है। तो चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। यहां ब्रैकेट में लिख रहे हैं चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पदार्थों का क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसमें
आप पढ़ेंगे नामों से। देखिए चालक, पहला है चालक जिसको कहते हैं कंडक्टर, कंडक्टर। दूसरा है अचालक, अचालक। और तीसरा है परावैद्युत, परावैद्युत पदार्थ। और चौथा है अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो चालकता के आधार पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं? चालक, अचालक और परावैद्युत और अर्धचालक। तो इसकी इंग्लिश आप भी लिख लीजिएगा क्योंकि जरूरी है। अचालक को या वैद्युत रोधी पदार्थ भी कह सकते हैं, अचालक या वैद्युत रोधी, ठीक है। इसको कहते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। परावैद्युत को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत पदार्थ। और अर्धचालक जो होगा वो होगा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। अर्धचालक आपको पूरा पढ़ना, विस्तृत रूप से पढ़ना है। परावैद्युत आपको थोड़ा बहुत इस चैप्टर में मिलेगा, अगले भी चैप्टर में मिलेगा। चालक अचालक जानते हैं। चालक क्या होते हैं? कि वे पदार्थ जिनमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं और इनमें वैद्युत का प्रवाह क्या हो सकता है? आसानी से हो सकता है। चालक क्या होते हैं? कि वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं और इनमें वैद्युत प्रवाह क्या होता है? सरलता से हो जाता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो चालक के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आएंगे? जैसे चांदी हो गया, तो चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चांदी की चालकता क्या होती है? सबसे अधिक होती है, ठीक है। चांदी हुआ, तांबा हुआ, संकेत लिख दे रहे हैं Ag, Cu, ठीक है, तो तमाम है। एल्युमिनियम हो जाएगा, ये सब चालक के अंतर्गत आते हैं। मानव का शरीर भी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, अन्य धातुएं भी होंगे, तो ये चालक के अंतर्गत आते हैं। अचालक पदार्थ वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? नगण्य होती है और उनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाएगा और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, अर्थात इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? लगभग नगण्य होती है और इनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। अचालक पदार्थों में चमड़ा हुआ, गंधक हुआ, बेकेलाइट हुआ, गंधक, चमड़ा, बेकेलाइट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अचालकों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? अचालक पदार्थ होते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप परिभाषा आप जान लीजिए। परावैद्युत क्या है? कि परावैद्युत पदार्थ वो अचालक पदार्थ है जिनमें वैद्युत प्रवाह क्या होता है? बिना वैद्युत चालन के संचित होता है। वह अचालक पदार्थ, इसकी परिभाषा लिखा दे रहे हैं कि वह अचालक पदार्थ, वह चालक पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचित होता है, जिनमें वैद्युत प्रभाव, वह चालक पदार्थ जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना चालन के संचित होता है, संचरित होता है, क्या कहलाते हैं? परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे कांच हुआ, कांच, मोम आदि, कांच, मोम आदि, ठीक है। अब अगला अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफी कम होती है और चालकों से क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। चालकों से कम और अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों की क्या होती है? मध्य होती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। कि वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है।
ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। इसको इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालकों के अंतर्गत आएंगे जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन आदि। इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक जब आप पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तृत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ केवल डेफिनेशन आपको जानना, अर्धचालक क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों और अचालकों के मध्य होती है, या कह सकते हैं चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ तक इस वीडियो में क्लियर हुआ। अगले वीडियो में आपको कूलाम का नियम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।